सभी को नमस्कार। इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपकी मदद करने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है, जिसके तहत मैंने अलग अलग टीचर्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं और उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन के आपको इस बात का अनुमान हो गया होगा कि इंटरव्यू किस प्रकार से होता है। अगर आपने इंटरव्यू वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, फिर से आप उनको देख सकते हैं अगर कोई स्किप हो गया है तो वहाँ से आप ये देखना कि पीआरटी का इंटरव्यू है, टीजीटी का है, पीजीटी का है और टीजीटी पीजीटी में चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर इंटरव्यू में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और वो जो कॉमन चीज़ें होती हैं आपको पहले उन पे ध्यान देना है। दूसरी बात रही आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। कई साथी बोल रहे हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसी का इंटरव्यू वीडियो चाहिए। तो देखिए, आपकी चिंता जायज़ है और आपकी चिंता मैं समझ भी सकता हूँ, बट आप इस बात पे ध्यान दें कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या आप अपने निजी सब्जेक्ट का अगर इंटरव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी तुलना में अगर अलग अलग टीचर्स के इंटरव्यू वीडियो आप देख रहे हो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट का इंटरव्यू वीडियो इसलिए देखना चाहते हो ताकि टीचर आपको ये बताए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन उससे इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हमारा जो इंटरव्यू है उसका सिलेबस फिक्स नहीं है, कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है। तो इंटरव्यू वाला आपसे क्या पूछेगा और प्रीवियस जिस टीचर का इंटरव्यू हुआ था जो सिलेक्ट हुआ है उससे क्या पूछा गया, इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, अगर आप टीजीटी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं और आपका जो सिलेबस है उसको पढ़ लें एक बार। और अगर आप पीजीटी के लिए दे रहे हो तो क्लास 11 और 12 का जो सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का उसे आप पढ़ लें। सिमिलरली पीआरटी के लिए है, अगर आप पीआरटी का दे रहे हो, क्योंकि पीआरटी मल्टीपर्पज़ है, उसमें आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, उसमें इन्वायरमेंटल साइंस भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो आपको बेसिक सभी का तैयार करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ अलग अलग टीचर्स के और हर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे मैं पीआरटी की अगर बात करूँ तो पीआरटी में टीचर से पूछा गया है, कई टीचर से मैंने बात की। एक टीचर ने कहा कि मेरे से तो पूछा गया था कि आप 13 का टेबल सुनाइए। अब देखिए, 13 का टेबल सुनाना मतलब थोड़ा सा टेक्निक है इसके अंदर, क्योंकि कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जिनको लोग स्किप कर देते हैं, जैसे 13 का है, 17 का है। तो बोला मेरे से तो 13 का टेबल पूछा गया था, ठीक है 13 का टेबल पूछा। फिर कुछ मैथमेटिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। एक टीचर से बात की तो उसने कहा कि मुझे बोला गया कि कैलेंडर दिया गया, आपका जो कैलेंडर होता है वो जिस रूम में उसका इंटरव्यू था वहाँ पे एक कैलेंडर था। बोला इस कैलेंडर को आप क्लासरूम में टीचिंग एड के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे इस कैलेंडर को यूज़ करोगे बताओ, आप सोच लेना कैसे यूज़ करोगे। एक टीचर ने कहा कि मुझे मैप दिया गया और बोला ठीक है क्लास में इस मैप को कैसे यूज़ करोगे आप, और मैप को ऐसे यूज़ करना है कि लगभग बच्चों को उसके फ़ायदा हो। अब देखो, प्राइमरी के इंटरव्यू में ये बात होती है कि आपको मैक्सिमम जो क्लास आपकी होती है उसको एंगेज करके रखना होता है। तो जब आप एक मैप बच्चे को पढ़ाना है, प्राइमरी का 2nd क्लास का 3rd क्लास का बच्चा है और उसको आप मैप पढ़ा रहे हो, तो उसको तो अगर आप डायरेक्ट लेक्चर मेथड वगैरह ऐसे बताओगे तो उसके समझ में नहीं आने वाला। अब आप सोचिए कि आप किस प्रकार से, अगर आपको ये टॉपिक एग्जाम में यही मिल जाता है कि आपको मैप पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से कुछ टॉपिक मैथमेटिक्स के जो टीचर से मेरी उनसे बात हुई है, साइंस के टीचर से, हिंदी के टीचर से, इंग्लिश के टीचर से, उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया उनके वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख लें। तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको करना क्या है, आप अपना सिलेबस तैयार कर लें, एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। ये बात मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि सिलेबस में ज़्यादा डीप आपसे वो कुछ नहीं पूछने वाले हैं। वो क्या पूछेंगे, वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे, वही देखेंगे कि आपने इस चीज़ का रट्टा लगा रखा है या इस चीज़ की समझ है। अगर कोई बच्चा आपके साथ कोई क्वेरी लेके आता है तो आप उसको किस प्रकार से सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स होंगे जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट लगता है या कोई ट्रिक लगती है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपको इस बात का पता होगा, जब आपने पढ़ा है तो आपको भी पता लगा होगा कि कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट हैं। तो वो पॉइंट आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तैयार करें, वहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी में अगर मैं एक मेरा एग्जाम्पल लूँ, जब मेरा फिजिक्स का इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा था, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और जो फिजिक्स बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हैं या जो फिजिक्स के टीचर्स हैं, अगर वो देख रहे होंगे तो वो समझ भी रहेंगे उस चीज़ को। मेरे से वहाँ पे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था,
एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, उसमें यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है और उसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर, उसकी एक्सिस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उसका एक डायग्राम बनाइए आप, और डायग्राम बनाने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हो करंट एलिमेंट के कारण, उस डायरेक्शन को आप उसी डायरेक्शन में क्यों रिप्रेजेंट करते हो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, कि आप ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हो कैसे समझाओगे बच्चे को। अब देखिए इसके साथ कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। सेम क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। जब एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हो और उसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आप डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर देते हो। एक चार्ज एलिमेंट की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे पर्टिकुलर पॉइंट तो डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की करोगे तो उसी एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ चली जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। मैं डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे साइड में, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम आप ध्यान से देखना। इसमें कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बच्चे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पढ़ते हैं और बाद में सेम डायग्राम उनको मैग्नेटिक फील्ड वाला मिलता है, तो वहाँ पे उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स में हो सकते हैं, एसएसटी में हो सकते हैं, ज्योग्राफी में हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, हर सब्जेक्ट में ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको उनकी प्रिपरेशन कर लेनी है। दूसरी बात यह है कि आपका इंटरव्यू जो होने वाला है उसमें से आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, क्या प्रिपेयर करके लेके जाएं। अब देखिए किसी को नहीं पता इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर बैठा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि वो आपसे क्या पूछेगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अपने जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, अगर टीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टीजीटी का इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो, तो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ले अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट की। और सिमिलरली अगर आप पीजीटी का दे रहे हो आप, तो क्लास 11 और 12 का जो सब्जेक्ट है आपका, जो भी सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी की बुक्स एक बार आप देख लें। यहाँ तक हुआ है, हमारे एक टीचर ने बताया कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्लास 12 में ये बताओ टोटल चैप्टर्स कितने हैं। देख लो इतना माइनर क्वेश्चन है, कोई सोच के नहीं गया होगा, आपने प्रिपरेशन करके रखी है और इंटरव्यूअर आपसे जाके पूछ ले कि ठीक है आप ये बताइए कि क्लास 11 आपका जो सब्जेक्ट है, सपोज करो मैं मेरे सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं उस टीचर का एग्जाम्पल, वो टीचर हमारा बायोलॉजी टीचर था। तो बायोलॉजी टीचर से पूछा गया कि आप ये बताइए कि क्लास 12 बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं। पर्टिकुलर वो ये भी पूछ सकता है कि चैप्टर नंबर से उनका नाम बताइए, जिन चीज़ों की आपने अपेक्षा नहीं की है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या पूछेगा इंटरव्यू वाला, इसकी चिंता आप मत करो, आप अपने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो वहाँ से आपका डाउट दूर हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट ये बात भी पूछते हैं कि जो हमारी डेमो क्लास होगी, उस डेमो क्लास में पढ़ाने के लिए हमें टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक हमें कहाँ से मिलेगा? क्या इंटरव्यू बोर्ड वो टॉपिक हमें देगा या इंटरव्यू बोर्ड हमसे हमारी चॉइस पूछेगा? इसका कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। टोटली ये डिपेंड करता है इंटरव्यू बोर्ड के मूड के ऊपर। वो आपको चॉइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। मैंने कई टीचर्स से बात की और सभी का एक मिला जुला सा रुझान सामने आया। जैसे पर्टिकुलर सबसे पहले अगर मैं मेरा एग्जाम्पल लूँ तो मेरे केस में इंटरव्यू वाले ने मेरे से नहीं पूछा था, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को एक टॉपिक दिया था कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कीजिए। कई टीचर्स से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि इंटरव्यू बोर्ड ने डायरेक्ट हमसे पूछ लिया, हाँ क्या पढ़ गया हो बताओ। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इस आशा के भरोसे ना बैठे रहें कि जो मैं तैयार करके ले जाऊँगा इंटरव्यू वाला वही मेरे से पूछेगा, कोई गारंटी नहीं है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने सिलेबस की जो बुक्स हैं, अगर टीजीटी है तो 6 to 10 और पीजीटी हो तो 11-12, उसका सिलेबस एक बार नज़र में से निकाल लें। और अगर आपने पूरा प्रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 3-3, 4-4 चैप्टर, अगर पीजीटी हो तो 4 चैप्टर 11th के, 4 चैप्टर 12th के, ऐसे प्रिपेयर कर लें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि एग्जामिनर उन्हीं में से आपको टॉपिक दे दे कोई, अगर वो अपनी तरफ से देगा तो, क्योंकि जितने ज़्यादा तैयार करोगे तो उतने ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से आ जाए। अगर वो आपको चॉइस दे देता है तो सोने पे सुहागे वाली बात है, आपकी मनचाही बात हो गई। ज़्यादा टॉपिक तैयार करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप टॉपिक ज़्यादा तैयार करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ कुछ भी पूछे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ज़्यादा डीप चीज़ें वो नहीं पूछने वाला, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें ही पूछेगा। एक बात आती है यहाँ पे, फिर आपका जो बायोडाटा है ना,
वो भी आपके इंटरव्यू की डायरेक्शन को निर्धारित करता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वो पूछेगा। ये बायोडाटा पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं एक साइंस टीचर का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैंने एक टीचर से बात की, उसने बायोडाटा में अपने हॉबीज़ वगैरह में कहीं पे बता दिया उनको कि ड्राइविंग मुझे पसंद है, मेरी इंटरेस्ट आता है मुझे ड्राइविंग में। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा उनसे, बोला ठीक है ड्राइविंग में आपको इंटरेस्ट आता है, तो आप ये बताइए कि जब गाड़ी अपने टॉप स्पीड पे होती है, आप 5th गियर में गाड़ी को चला रहे हो और अचानक से गाड़ी का गियर चेंज करके 5th से आप 3rd गियर में ले आते हो, तो गाड़ी की जो स्पीड है उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, अचानक से स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है। आप सभी को पता है ये। उससे पूछा गया मुझे इसका साइंटिफिक रीज़न बताइए कि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसका ऐसा करने का। तो इसलिए आप अपना जो बायोडाटा लिखेंगे उसमें ऐसी ही चीज़ें लिखें जिसका आंसर आप अच्छे से दे सकें। एक पीआरटी टीचर का एक्सपीरियंस है कि उसका जो बैकग्राउंड था वो साइंस बैकग्राउंड था उसका, जैसे उसने बीएससी की हुई थी और पीआरटी का एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई करके इंटरव्यू पे गया था, तो उससे साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिए। तो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि पीआरटी में तो सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक काफ़ी कैंडिडेट लैंग्वेज को लेके बड़े परेशान हैं कि इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या होती है, और मुझे लगता है कि यूट्यूब का भी योगदान होगा या किसी ने उनके कान ऐसे भर के रखे हैं कि प्योर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना होगा, अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं करोगे तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश करते हो तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। बट एक बात ध्यान दें आप कि प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश भी नहीं चलता है। तो आपका जो डेमो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, उसमें आप 50% हिंदी यूज़ कर सकते हैं, 50% आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के दौरान। और केवीएस का जो मीडियम है वैसे तो इंग्लिश मीडियम है, बट टीचिंग जो होती है बाइलिंगुअल होती है। आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसके अंदर लिखा होता है कि केवीएस बाइलिंगुअल है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बाइलिंगुअल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लगातार प्योर हिंदी ही यूज़ कर रहे हो या फिर आप उसमें लोकल लैंग्वेज को ले आते हो। इस चीज़ से आपको बचना है। आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर सकते हो। कोशिश करना इंग्लिश का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रहे, हिंदी का रेशियो थोड़ा सा कम रहे। इंटरव्यू वाले जब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें भी आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका आंसर आप इंग्लिश में ही दें। आंसर अगर आप हिंदी में पूछा जाता है तो उसका आंसर हिंदी में ही दें। अब कई कैंडिडेट ये सोचते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, उस दौरान मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो क्या करूँ। तो करना क्या है, जवाब तो देना है, तो हिंदी में जवाब देना, फिर जवाब तो देना है ना। सिमिलरली कई कैंडिडेट ये बात भी पूछते हैं कि डेमो जो टॉपिक है अगर इंटरव्यू वाले ने अपनी मर्जी से दे दिया और वो मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँ। तो आप साफ साफ उसे बोल दें कि सर ये तो मेरा प्रिपेयर नहीं है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दूसरा टॉपिक बता सकता हूँ। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जिन पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। ऐसी बहुत सी बातें हैं और आप लोगों के बहुत से कमेंट भी आ रहे हैं। मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि सबके कमेंट का बारी बारी से आंसर दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा डाउट हो तो फिर से मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और आपकी हर क्वेश्चन है उसका आंसर देने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा ऑन द टाइम। तो इसके साथ ही मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपनी ड्रीम जॉब पाने में ये कामयाब हों। जल्द ही आप लोगों के साथ मेरी केवीएस में मुलाकात होगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ।